हाय, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम अपनी जो पेपर है हमारी, आज आप लोग जैसे जान रहे हो, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में आज हमारी क्लासेस है इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन में आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स जो है उसको दो भाग में बांट दिया गया है। और इसके जो बांटने का जो एक क्रम था, इसके पीछे भी इकोनॉमिस्ट जो थे प्रोफेसर रैगनर साहब, उनकी कुछ मंशा थी। आपको बता दें कि चूंकि देखो, इकोनॉमिक्स जो है इसका कार्य क्षेत्र या इसकी जो विषय वस्तु का क्षेत्र था वह काफी विस्तृत है। और काफी विस्तृत होने के कारण लोगों को इसका अध्ययन करने में काफी कठिनाई होती है। तो इसलिए प्रोफेसर रेगनर ने इसे 1933 में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट था इसका माइक्रो, और दूसरा इसका जो पार्ट था वो था मैक्रो। तो माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि। आप जानते हो व्यष्टि, व्यष्टि शब्द जो है, व्यष्टि का मतलब होता है स्मॉल, जिसको हम लोग कहते हैं। और समष्टि जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो, इसका मतलब होता है टोटल। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी अर्थव्यवस्था की केवल एक आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। इंडिविजुअल सेक्शंस का हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। और मैक्रो जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था की हम लोग संपूर्ण आर्थिक इकाइयों की हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें सबसे पहला जो है दो प्रश्न आते हैं। दो प्रश्न क्या आते हैं? पहला प्रश्न आता है कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है, यानी कि व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है। तो बहुत ही सिंपल में हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की केवल एक आर्थिक इकाई या व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके ठीक विपरीत हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करें के बारे में यदि हम लोग को कोई पूछता है कि समष्टि क्या है, तो समष्टि में हम लोग यह कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग किसी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग इसको मोर डिटेल में जाएं, थोड़ी सी डीप में जाएं, तो हम लोग व्यष्टि, दैट मीन्स माइक्रो। तो व्यष्टि शब्द अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस, MICROS, माइक्रोस शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ छोटा होता है। ठीक है, इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग किसी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब देखिए, हम लोग थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस कर ले मैक्रो का। तो मैक्रो दैट मीन्स समष्टि। तो समष्टि शब्द अंग्रेजी भाषा के मैक्रो, MACRO, मैक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ बड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग किसी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का दो पार्ट जो है प्रोफेसर रैगनर महोदय ने जो डिवाइडेशन किए थे 1933 में, तो माइक्रो और मैक्रो के रूप में। तो आज हम लोग डिफाइन किए कि व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो। अब थर्ड सेक्शंस पे हम लोग जाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो इससे पूर्व हम लोग सबसे पहले अर्थशास्त्र पर थोड़ी सी फोकस डाल देते हैं, चूंकि इंट्रोडक्शन की क्लास है। तो देखो, अर्थशास्त्र, अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, धन यानी कि पैसा। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र सामान्य तौर पे हम लोग कहें तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के अध्ययन के साथ साथ मानव के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। देखिए, सुबह से शाम तक मनुष्य दो तरह की गतिविधियां करता है। एक वैसी गतिविधियां जिससे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, तो ऐसे गतिविधियों को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक कार्य कहते हैं, यानी कि उससे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। और दूसरी गतिविधियां जो है उसको हम लोग कहते हैं गैर आर्थिक कार्य, यानी कि मनुष्य के द्वारा किया गया वैसा कार्य जिससे उसे कोई धन की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे कार्य को गैर आर्थिक कार्य कहते हैं, यानी कि इस तरह के कार्य को हम लोग सेवा की भावना से कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप लोग सिंपल सी चीज को एक एग्जांपल के तौर पे जानिए कि आपके घर में मम्मी है। तो मम्मी घर की सारे क्रियाकलाप को करती है, सारे कार्य को करती है, इवन कि घर में झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना पकाना। लेकिन मम्मी के इस कार्य के बदले मम्मी को कोई धन की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मम्मी घर के परिवार के सदस्यों की सेवा भावना से वह कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह के कार्य को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं?
गैर आर्थिक कार्य। और ठीक इसके विपरीत आप देखोगे कि उसी मम्मी के द्वारा जो कार्य की जा रही थी, उस कार्य को संपन्न करने के लिए किसी भी आस पड़ोस की यदि किसी महिला को रखा जाए तो उसके द्वारा किया गया वह कार्य क्या होगा? आर्थिक क्रियाकलाप होगा। क्यों? क्योंकि उस कार्य के बदले उसे हमें क्या देने होंगे? पैसे देने होंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बोर्ड पे आते हैं, तो आप लोग थोड़ी सी बोर्ड पर देखो। तो बोर्ड में क्या है? बोर्ड में ये है कि प्रोफेसर रेगनर महोदय ने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांट दिया था, एक व्यष्टि और एक समष्टि। अब इसमें क्या आता है? व्यष्टि में देखो कि व्यष्टि में अर्थव्यवस्था में किसी एक आर्थिक गतिविधि का अध्ययन हम लोग करते हैं, जबकि समष्टि में हम लोग क्या करते हैं? संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि गैर आर्थिक क्रिया यानी जिससे कोई धन की प्राप्ति नहीं होती है, और एक आर्थिक क्रिया यानी कि वैसा कार्य जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है। अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की परिभाषा पर। तो देखो, इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान है जिस पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। एडम स्मिथ आप जानते हो, नाम सुने हो, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र का जनक। तो इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, तो धन से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, यानी कि धन से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। दूसरी है एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी है। कल्याण संबंधी का मतलब क्या है? कि इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है, या अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। ठीक है, यानी कि कल्याण से संबंधित जो परिभाषाएं दी है वो किन्होंने प्रस्तुत की है? तो मार्शल महोदय ने की है। तीसरी जो परिभाषाएं हैं वो चयन से संबंधित है। तो चयन से संबंधित परिभाषाएं जो है, जैसे अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, तो ये प्रोफेसर रॉबिन्सन महोदय का है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अर्थशास्त्र की जो सामूहिक गतिविधियां हैं, तो उसकी जो शुरुआत का केंद्र बिंदु है वह है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जस्ट हम अपना आज इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दें। आज हमारा क्लास का यह पहला डे है, और पहला डे में हम लोग देखें कि इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमिक्स को 1933 में जो प्रोफेसर रेगनर महोदय ने दो भागों में बांटा था, यानी कि माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है? ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसकी छोटी छोटी गतिविधियों को देख रहे थे। छोटी छोटी गतिविधियों का मतलब है जैसे आर्थिक कार्य, गैर आर्थिक कार्य, है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे थे। और देखो, कॉमन सी बात है, हम लोग जनरली हमेशा यूज करते हैं एक शब्द की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो कोई कहता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी डेवलप है, इंडिया की अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी हुई है, तो चाइना की अर्थव्यवस्था डेवलप है। तो आखिर ये अर्थव्यवस्था है क्या? देखो, कॉमन सा वर्ड ले लो, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था उस मूलभूत ढांचे को कहते हैं, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अर्थव्यवस्था उस मूलभूत ढांचे को कहते हैं जहां व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करता है, और उन आर्थिक गतिविधियों से वह धन की प्राप्ति करता है। ठीक है, ताकि उस धन से वह अपनी मौलिक आवश्यकता यानी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा को पूरा कर सके। आप जानते हो कि हमारी, आपकी, यानी कि हर मानव की 5 मौलिक आवश्यकताएं हैं, 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है मकान, चौथा है स्वास्थ्य, और पांचवा है शिक्षा। ठीक है, तो इन 5 मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग सुबह से शाम तक आर्थिक गतिविधियां करते हैं। देखो, जैसे मान लो कि हम ये क्लास ले रहे हैं, तो इस क्लास लेने का एकमात्र उद्देश्य केवल ज्ञान को बांटना नहीं है, बल्कि ज्ञान के प्रसार के साथ साथ धन प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां मानव के द्वारा किया गया वैसा कार्य होता है जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है। तो आज इस धन को केंद्र बिंदु पे रखते हुए हम लोग आर्थिक गतिविधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, और निश्चित तौर पे इंट्रोडक्शन के तहत हम लोग इन दोनों विषय वस्तुओं को फोकस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ विभास राजहंस, और मैं आज 96 से अपने सेंटर को रनिंग कर रहा हूं, और निश्चित तौर पे आज के समय तक मेरे कुल छात्र छात्राओं की संख्या करीब 20,000 प्लस होंगे।
और वो सारे छात्र छात्राएं मैक्सिमम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हैं या फिर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के तौर पे कार्यरत हैं और किसी न किसी रूप से वो एक अच्छे स्टेज पर हैं। और निश्चित तौर पे देखिए, सीखना और सिखाना दो अलग अलग प्रक्रिया है। तो हमारा उद्देश्य है हम बच्चों के बीच कुछ अच्छी बातों को रखें, अच्छी विषय वस्तु को रखें और बच्चों का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वह अपने शिक्षक के द्वारा बताए गए जो ज्ञान है उस ज्ञान को वह आत्मसात करे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस इंट्रोडक्शन के जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं कह सकते इसको, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे केंद्रीय समस्या। आप जानते हो अर्थव्यवस्था में 3 केंद्रीय समस्या होती है, उत्पादन क्या हो, कैसे हो और उत्पादन किसके लिए हो। और फिर हम लोग इस पर चलेंगे, अवसर लागत पे आएंगे और विभिन्न प्रकार के इसके जो छोटे बड़े टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इंट्रोडक्शन के तहत हम लोग ये क्लास हमारा यहीं पे एंडिंग होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके।